हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वाई साइंस अलोन कैन नॉट कीप अस हेल्दी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मैनी इंडियन मेट्रो सिटीज विटनेस्ड अ वर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया। कह रहा है कि हाल ही में बहुत से मेट्रो सिटीज़ में ये देखा गया कि ये जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है, इसका आउटब्रेक हो गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से ये फैला है। विद डेथ टॉल राइजिंग टू हंड्रेड्स, और मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर सैकड़ों में हो गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई। इवन एज द नंबर ऑफ केसेस ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज हैज़ क्रॉस्ड 1,000 नंबर्स इन मोस्ट ऑफ दी सिटीज़। कह रहा है कि जबकि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, इनकी संख्या 1,000 से ज़्यादा हो गई है, 1,000 से ज़्यादा निकल गई है। अब ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या हैं? ऐसी डिजीजेस जो किसी कैरियर के द्वारा फैलाई जाती हैं। वो कैरियर क्या हो सकते हैं? जैसे मॉस्किटो हो गए या और भी छोटे मोटे कीड़े हो गए। तो ये अपने अंदर जो बीमारी रखते हैं या फिर जो भी रखते हैं उसको वो फैलाते हैं लोगों के, तो लोगों में फैलती है। तो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इन मेट्रो सिटीज़ में फैल गई हैं, जिसकी वजह से इससे संक्रमित जितने लोग हैं उनका जो जो नंबर है वो 1,000 से ज़्यादा हो गया है। दीज फिगर्स, कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, हैव वंस अगेन पोज्ड अ सीरियस क्वेश्चन फॉर आवर सोसाइटी, कि ये आंकड़े हमारे समाज के लिए एक सीरियस क्वेश्चन हमारे सामने रखते हैं। और वो क्या है? वाई इज इट सो दैट डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जो हमने साइंस में एडवांसमेंट करी है, बढ़ोतरी दिखाई है, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़े हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? देयर इज एन अपसर्ज इन डिसीजेज एवरीवेयर, कि हर जगह बहुत तेजी से बढ़ोतरी दिखी है बीमारियों की, हर जगह। अपसर्ज का मतलब होता है कि अचानक से किसी चीज का बढ़ना, सडन राइज। हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, हम इसके लिए किसको ब्लेम कर सकते हैं? देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कह रहा है कि इसके लिए बहुत से ऐसे कारण हैं जो इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो ये है, लेट अस हैव अ लुक एट द फिजिकल एनवायरनमेंट, कि पहले तो हम ये देखें कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है हमारा, विच हैज़ डिग्रेडेड ओवर द डिकेड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर गया है या फिर डेटोरिएट कर गया है या और ज़्यादा खराब हो गया है इन दशकों में। टुडे, आज, द क्वालिटी ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉयल एंड एवरीथिंग अराउंड अस हैज बीन डिटोरिएटिंग। कह रहा है कि हर नेचुरल एलिमेंट, चाहे वो एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, या हर चीज़ जो है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, डिटोरिएट कर गई है। विच कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब जो चीज़ जिससे रिलेटेड है। तो कह रहा है कि ये चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं किससे? लार्जली टू अनचेक्ड मैन मेड एक्टिविटीज। ज़्यादातर जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मैन मेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग और या फिर कंस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट एरियाज। तो जितने भी ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे 5 नेचुरल एलिमेंट हैं उनकी क्वालिटी में गिरावट आई है। दैट एक्सप्लॉयट नेचर फॉर डेवलपमेंट। कह रहा है कि ये जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है वो एक तरीके से गलत तरीके से फ़ायदा उठाती है, एक्सप्लॉयट करती है नेचर का अपने डेवलपमेंट के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, की जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है, द 5 एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट आवर बॉडीज, वो 5 तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, इज ऑल्सो बिकमिंग पुअर, वो भी और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। आर बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं, स्पाइन है मतलब रीढ़ की हड्डी है, टीथ हो गया, डेलिकेट ऑर्गन्स, बहुत जो नाजुक नाजुक ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे आईज हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया और अदर, आर इम्पैक्टेड राइट एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो जब ये हमारे जन्म के वक्त बन रहे होते हैं, जो पूरा 9 मंथ का पीरियड होता है, तो कह रहा है कि उसी समय इनके ऊपर प्रभाव आ जाता है। किस तरीके का प्रभाव आ जाता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आजकल का खान पान उतना शुद्ध नहीं रह गया है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर असर डालते हैं। सिंथेटिक
फर्टिलाइजर्स, अब जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खेतों में यूज होते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये सभी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, दैट सस्टेन द क्रॉप प्रोडक्शन सीप इनटू आवर फूड, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को बनाए रखते हैं, और सीप इनटू मतलब हमारे खानों के अंदर आ जाते हैं। भाई जब क्रॉप में ही तुम इंसेक्टिसाइड डालोगे, केमिकल डालोगे, पेस्टिसाइड डालोगे, फर्टिलाइजर जो कि केमिकल के बने होते हैं वो डालोगे, तो कहीं ना कहीं उसका रिसाव जो है वो हमारे खाने में भी देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आर रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट डिसीजेज हैज लोअर्ड। तो और इसका इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है, लड़ने की जो क्षमता है, वो समय के साथ कम हो गई है। एंड वी कॉन्ट्रैक्ट वेरियस इन्फेक्शंस दैन बिफोर फॉर फिजिकल रीजंस अलोन। और इसी वजह से हमें पहले से ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और सिर्फ इन फिजिकल कारणों से। वो फिजिकल कारण क्या है कि फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। सेकेंडली दूसरी बात यह है, वी नीड टू एग्जामिन द साइकी ऑफ द 21st सेंचुरी मॉडर्न मैन, कि हमें आज की जो आधुनिक इंसान है 21वीं शताब्दी का, उसकी मानसिक स्थिति को समझने की ज़रूरत है। हु फेसेस हाई लेवल ऑफ वरी, जिसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, डर होता है, एंजाइटी होता है अपने काम में, एट वर्क जहाँ पे वो काम कर रहा है, एज वेल एज साथ ही साथ एट होम अपने घर में भी, ड्यू टू लैक ऑफ वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, क्योंकि अब घरों में लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं। छोटी सी बहस होती है, हर एक दूसरे के लोग जवाब देना स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हो, चाहे रिश्ते की बात हो। हम लोग कभी अब ज़्यादा सुनते नहीं किसी की, अब हम लोग सब लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो अब वो टॉलरेंस की क्वालिटी हमारे अंदर ख़त्म हो गई। रेस्पेक्ट, एक जो रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में बड़ों को लेकर, चाहे जैसे कभी कुछ बड़ा कोई कह दे, भले ही उसने कुछ गलत कह दिया हो, तब भी हम लोग अवॉइड करते थे, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है। पेशेंस की कमी हो गई है। वैल्यू बेस्ड को एग्जिस्टेंस, मतलब अब लोग साथ तो रह रहे हैं, मगर वो मॉरल वैल्यूज लोगों के अंदर नहीं रह गई है, वो नैतिकता लोगों के अंदर नहीं रह गई है। टुडे आज नेगेटिविटी ऑफ ऑल काइंड्स हैज इंक्रीज, हर तरीके की निगेटिविटी बढ़ गई है। एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज हैव टेकन अ नोज डाइव, और जो लोगों की एथिकल और जो नैतिकता थी, जो लोगों के अंदर अच्छाइयाँ वाली वैल्यूज थी, जो उनके वर्चूज थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नोज डाइव मतलब पूरी तरीके से गिर गए। एज अ रिजल्ट उसका परिणाम ये हुआ, द मॉरल स्टेमिना ऑफ द सोसाइटी, कि मॉरल वैल्यूज की जो स्टेमिना था समाज के अंदर, जो एक तरीके से वो भी एक ताकत रखता था, हैज़ बीन अफेक्टेड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ गया है। लास्टली आखिरी वाला जो रीज़न है, द थर्ड रीज़न, विच इज़ द रूट कॉज, जो कि सारे कारणों का रूट कॉज है फॉर द प्रेजेंट सिनारियो, आज की जो स्थिति है उसके लिए, इज द ह्यूज एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ पास्ट निगेटिव कम, कि जो हर इंसान ने अपने जो पिछले समय में या पास्ट में जो बहुत ख़राब काम किए हैं, उसका पूरा उन्होंने, ये जो उसका कारण है ना, वो यही निगेटिव कर्म है। दैट इज़ द बिगेस्ट लिंक, जो कि बिगेस्ट लिंक है, एक तरीके से बिगेस्ट कारण है बिटवीन डिजीजेज, एनवायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, एक्यूमुलेटेड स्टॉक। वी लिव इन एन इम्प्योर वर्ल्ड, हम एक इम्प्योर वर्ल्ड में रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिवास्टेशन, क्योंकि जो विनाश हमने फैलाया हुआ है उसकी वजह से। वी हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन आर एक्सटर्नल नेचर, जो इन्फ्लिक्टेड मतलब जो हमने उसको हार्म पहुंचाया है, या फिर उसके ऊपर जो चीज़ें इम्पोज करी हैं जो अपने एक्सटर्नल नेचर के ऊपर, उस वजह से हम आज एक इम्प्योर वर्ल्ड में रह रहे हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला पैसेज है, ठीक है। अब कहाँ से बात कहाँ पहुँची, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता वाला भी कहीं ना कहीं, ये स्पिरिचुअल माइंड वाला भी पैसेज है। which in turn has deteriorated under the influence of the vicious internal nature of human being। vicious का मतलब होता है malicious, या फिर बहुत ज़्यादा खराब, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूषित। तो कह रहा है कि इसी वजह से जो एक्सटर्नल नेचर है हमारा, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, डेटोरिएट हो गई है, क्योंकि वो इंसान का जो एक तरीके से इंटरनल नेचर है, स्वार्थ वाला, लालच वाला, है ना, सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए सोचना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। वी रिसीव पेन, हमको दुख मिलता है, सफरिंग मिलती है, फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन, उन लोगों से और उन स्थितियों से, इन रिटर्न, उसके रिटर्न में, फॉर हैविंग क्रिएटेड निगेटिव एनर्जी, जिसमें हमने निगेटिव एनर्जी क्रिएट की थी, इन द फॉर्म ऑफ अ निगेटिव थाट्स के जरिए, अपने वर्ड्स के जरिए, और जो हमारे
एक्शन थे पास्ट के उसके जरिए। दिस प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूस विशियस सर्कल। कह रहा है कि ये जो पूरा साइकिल है, ये पूरा एक तरीके से ये जो पूरा सर्कल है कि हमारा पहले तो हमारा लालच है, फिर हम किस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपने ऊपर प्रभाव डालते हैं। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो गया, आसपास की सराउंडिंग्स हो गई, वो हमको फिर अफेक्ट करती हैं, फिर जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट करती है, तो उनसे बीमारियां बढ़ता है। तो ये कह रहा है पूरा एक विशियस साइकिल है, मैलिशियस साइकिल है, सर्कल है। एंड डिस्पाइट द नॉलेज ऑफ द राइट एंड द रॉन्ग। और कह रहा है कि जबकि इंसान को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद भी ह्यूमंस आर अनेबल टू चेंज द कोर्स ऑफ देयर प्रेजेंट एक्शन। जो लोग हैं या जो इंसान है, वो अपना जो उसका इस समय जो वो जो भी काम कर रहा है, चाहे वो नेचर के लिए खराब है, वो उसको चेंज नहीं कर पाता है। दिस इज वेयर मेडिटेशन कम्स टू आवर रेस्क्यू। कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान काम आता है, वो हमको बचाता है। एज क्योंकि इट हेल्प अस टू कनेक्ट टू द सुप्रीम सोर्स, वो हमें परमात्मा से जोड़ता है, सुप्रीम सोर्स यहाँ पे परमात्मा ही होगा। एंड हेल्प अस टू बर्न आर पास्ट सिंस, जो हमारे पुराने पाप हैं उनको खत्म करने में मदद करता है। इट हेल्प अस टू यूज हिज अनलिमिटेड पावर टू एब्जॉल्व द बर्डन ऑफ पास्ट नेगेटिव एक्शन। जो ध्यान है वो हमारी मदद करता है, या उस व्यक्ति की जो अनलिमिटेड पावर है उसके अंदर, उसको यूज करके उसके जो पुराने खराब कर्म हैं उससे माफ़ी दिलवाने में उसकी मदद करता है। एब्दौल मतलब एक तरीके से पार्डन या फिर माफ़ी। सो दैट, ताकि वी मे रिगेन, हम दोबारा से रिगेन कर सकें, एंड सस्टेन कर सकें, सस्टेन मतलब अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखें, आर फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, मतलब ताकि हम उस ध्यान के जरिए अपनी उस पुरानी एनर्जी को, ऊर्जा को दोबारा से रिगेन कर सकें और उस ऊर्जा को बनाए रखें, चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ हो, फिर मेंटल हेल्थ हो, सामाजिक हेल्थ हो या फिर धार्मिक हेल्थ हो। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, रिगेनिंग हेल्थ एंड पीस इज अ प्रोसेस पॉसिबल ओनली थ्रू स्पिरिचुअल एलिवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि अगर हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, तो ये संभव है थ्रू स्पिरिचुअल एलिवेशन, मतलब धार्मिकता के स्तर पर हम आगे जब बढ़ जाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पर, तब हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी और हमारे अंदर की जो शांति है वो भी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ये है, धार्मिकता के स्तर पर ऊपर ऊपर उठने का मतलब होता है कि जो आम नागरिक की जो सोच होती है उससे ऊपर उठना, लालच से, लोभ से। जब आप अपने स्तर को बढ़ाओगे तो आपको, अगर पेड़ भी कट रहा होगा तो दुख लगेगा, आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये पूरा जो धरती है वो मेरा घर है, और कहीं ना कहीं उसका दर्द आपको महसूस होगा। जैसे आपके कोई निजी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो आपके अंदर दर्द पैदा होता है, उसी तरीके से जब आप धार्मिक स्तर पर उठते हैं तो आप हर सूक्ष्म चीज़ों को, या जो सब्टल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम अपनी हेल्थ और पीस इसी तरीके से पा सकते हैं। सो इसलिए लेट अस गेट रिड ऑफ आर सिक मेंटेलिटी, कि हमें इस सिक मेंटेलिटी से अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहिए। ये जो नैरो माइंडेडनेस है, जो हमारी संकीर्ण सोच है, इससे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। टू मूव इनटू द एज ऑफ एनलाइटमेंट, ताकि हम उस जो ज्ञान के प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकें, कि हम अपने आप को इनलाइट कर सकें, है ना, जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था। वेयर, जहाँ पे आर थॉट्स विल बी कॉन्स्टेंटली लविंग, जहाँ पे हमारे जो थॉट्स हों, हमारे जो विचार हों, वो दूसरों के लिए बहुत अच्छे हों, प्योर हों, शुद्ध हों और हारमोनियस हों, शांति वाले हों। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट स्पेसिफिक मैकेनिज्म कॉजेज ह्यूमन फिजिकल वर्नेबिलिटी टू इन्फेक्शन टू इंक्रीज, कि जो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी क्या सिस्टम है पैसेज के अनुसार, कि जिससे ह्यूमन की जो फिजिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है इन इन्फेक्शंस को लेके, इसी वजह से इन्फेक्शंस भी बढ़ गए। तो ऐसा क्या है? ऐसा यही है कि जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं अपने फार्म्स में, और वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन क्या कहते हैं, वो हमारे फूड में आ रहा है, और जो फूड में आ रहा है तो वो हमारे रेजिस्टेंस को लो कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो यही एक कारण बताया था उसने। द एक्सपोजर ऑफ वाइटल बॉडली ऑर्गन्स टू पॉल्यूटेड सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स ड्यूरिंग, नहीं एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स नहीं था, एयर वेयर नहीं था उसमें, तो ये तो नहीं होगा उसमें। तो जो फार्म्स में जितने भी
पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसका कारण था। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स, हाँ ये मान सकते हैं, थ्रू डाइट्री, जो खाना पीने के थ्रू जो हम उसको इंटेक करते हैं, दैट कॉम्प्रोमाइजेज ह्यूमन डिफेंसेस, तो उससे जो हमारी इम्यून डिफेंसेस, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। What is the grammatical role of the clause which has degraded over the decade? Which क्या है? Relative clause है। Relative clause किस तरीके से काम करता है भाई? Adjective clause की तरह काम करता है। तो adverbial होगा नहीं, noun होगा नहीं, prepositional नहीं होगा, A होगा। ठीक है। Which of the following best summarizes the primary argument of the passage? मतलब एक तरीके से जो प्राइमरी आर्गूमेंट है, तर्क क्या है पैसेज का, जो हर चीज़ को समराइज करता हो पूरे पैसेज को। मॉडर्न मेडिकल एडवांसमेंट्स फेल बिकॉज वेक्टर बॉर्न डिसीजेज म्यूटेट फास्टर देन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये कहीं नहीं बताया गया है। कह रहा है कि जो मॉडर्न मेडिकल एडवांसमेंट है वो इस वजह से फेल हुए हैं क्योंकि जो वायरस है, इन्फेक्शन है, वो इतनी तेज़ी से म्यूटेट होता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है कि वो टेक्नोलॉजी उसकी बराबरी नहीं कर पाती। Environmental pollution caused by agriculture chemicals in the sole contributor to declining human immunity। कह रहा है कि जो environmental pollution है सिर्फ वही एक अकेला कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर जो उनकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गई है। तो ये पूरी तरीके से समराइज नहीं कर रहा है ना पूरा, ये तो एक बात हो गई, ये एक बात हो गई जो उसने कहा था पहले पैसेज में, तो ये तो पूरी तरीके से समराइज नहीं कर रहा है। वाइड स्प्रेड इलनेस इज अ ट्रायड ऑफ फिजिकल डिग्रेडेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अंडरलाइन कार्मिक डेप्थ। कह रहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा बीमारियां फैली हुई हैं उसके 3 कारण हैं। एक तो फिजिकल डिग्रेडेशन है ना, एक तो हम फिजिकल रूप में काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मानसिक तौर पर भी हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। और तीसरी बात ये है, जो 3 कारण उसने बताए थे ना, तीनों पॉइंट को समराइज कर लिया है कि जो हमारे पुराने कर्म हैं, कार्मिक डेप्थ का मतलब जो पुराने कर्म है उसका जो हिसाब हो रहा है हमारे साथ, एक तो वो है। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात हो गई ना, तो ये तीनों पॉइंट को इसने इंक्लूड कर लिया, तो सी हमारा आंसर है। वाई डज द ऑथर इम्प्लाई बाई करेक्टराइजिंग मॉडर्न ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज अ सिक मेंटलिटी? कह रहा है कि ऑथर का क्या मतलब था जो इसने आधुनिक इंसान की जो सोच है उसको एक तरीके से सिक मेंटालिटी से बुला दिया, ऐसा वो क्या कहना चाहता था? फिजिकल इलनेस डायरेक्टली इम्पेयर ह्यूमन कॉग्निटिव फैकल्टीज एंड रैशनल जजमेंट। एक तरीके से जो हमारी बीमारियां हैं वो हमारे सोचने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल देती है और हमारे जजमेंट लेने के तरीके को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये तो नहीं था सिक मेंटालिटी का मतलब। परसिस्टेंट इंटरनल नेगेटिविटी, हमारे अंदर जो लगातार नकारात्मक विचार लगातार चलते रहते हैं, ड्राइव्स हार्मफुल एक्शन, उससे हम और ज़्यादा विनाशकारी डिसीजन लेते हैं। दैट परपिचुएट सिस्टमिक सफरिंग, और जिसकी वजह से हमारे अंदर हमारे लिए जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, पेन है, वो लगातार बना रहता है। तो यही सिक मेंटेलिटी की बात हुई है यहाँ पर ना, जो हमारे यहाँ लगातार हमारे अंदर इंटरनल नेगेटिविटी बना। सब लोग कहते हैं सर पूरे ऑप्शन बताइए, पूरे ऑप्शन बताइए। भाई देखो, तुम खुद भी पढ़ोगे ना 2 सेंटेंस, अब देखो पूरा बताना होगा क्योंकि मुझे क्लास लेनी होती है ऐप में भी, तो अगर मैं पूरा बताऊंगा तो कुछ तो एकदम ही ध्यान दिया करो, जो आसान वाले हैं कि जो सेंटेंस है कम से कम उसको तो ध्यान दिया करो, क्योंकि कुछ जो होते हैं एकदम ही आउट ऑफ द पैसेज बात कर रहे होते हैं। जैसे देखो, मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिस डायग्नोज। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे सिक मेंटेलिटी की बात हुई है, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जो मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो मिस डायग्नोज कर रहे हैं। अब देखो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो थोड़ा सा काम करो अपने समझने के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, ठीक है। अब एक एक लाइन की हिंदी बताई जाएगी तो ऐसा तो एग्जाम में तो होना नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम पहले मॉक में चेक तो करो अपनी क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी, है ना। इसलिए वजह जो जो एकदम ही आउट ऑफ द होते हैं ना ऑप्शन, वो मैं नहीं बताता हूँ। लोग सारा एक्सप्लेन किया करिए सारा, अरे कितना हिंदी समझाएं, कितना हिंदी, क्या वहाँ पे हिंदी में तुम्हें पेपर देना है क्या, ठीक है। और नहीं पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा तो कम से कम कुछ कीवर्ड देखा करो। अब जैसे मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिस डायग्नोज द अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कॉज ऑफ एंजाइटी, क्या मतलब है इसका? कुछ समझ में आया, कुछ इसकी हिंदी समझ में आई, जो लोग बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। तो अब ये इसको मैं क्या समझा दूँ उसमें कि भाई इसमें ये बोला कि जो मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो जो मिस डायग्नोज कर जाते हैं, मतलब कभी कभी गलत रिजल्ट दे देते हैं जो हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एंजाइटी है उसके लिए। अब क्या इसका मतलब है, यहाँ पे सिक मेंटेलिटी का मतलब थोड़ा आ रहा है, तो ये गलत हो गया, इसलिए भी आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द पैसेज? अब पैसेज की टोन क्या है? क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, रिफॉर्मेटिव है, और बदलाव लाने के लिए भी एक तरीके से बोला है, सजेशन दिए हैं स्पिरिचुअल मेथड के, नैतिक मेथड के, मॉरल मेथड्स के, तो ठीक लग रहा है।
अलार्मिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा डर पैदा कर दिया है। और सेंसेशनल है, मतलब लोगों के अंदर एक तरीके से अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया नहीं। सरकास्टिक है, व्यंग वाला है, डेरेसिव है, मजाक उड़ाने वाला है नहीं। सैनिकल है, बहुत ज़्यादा निराशावाद वाला है। फैटलिस्टिक है, मतलब ऐसा लगता है सिर्फ हर चीज़ भाग्य के ऊपर है, नहीं। तो क्या होगा, क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव। अब कुछ वर्ड हैं, ये इनकी मीनिंग याद कर लो तो ताकि आसानी हो समझने में। और ये यहाँ पे लिखा होगा, मीनिंग नहीं होगा, चाहे तुम कितना समझाते तुमको नहीं समझ में आएगा ना। कुछ तो वोकैब के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो। तो स्टार्ट करते हैं। These past few turbulent months have seen a quite change in the language of reportage of strategic conversation। कह रहा है कि इन कुछ महीनों में, ये जो बहुत उथल पुथल वाले महीने रहे हैं, इसमें एक रिपोर्टिंग करने का जो लैंग्वेज है न्यूज़ चैनल की, उसमें एक चेंज देखा गया है। जो रणनीतिक बातों के ऊपर जो ये डिबेट करते हैं या वार्तालाप करते हैं, इसके ऊपर, मतलब कुछ महीनों में ये जो वॉर जैसी स्थिति पैदा हुई है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो रिपोर्टिंग स्टाइल है या फिर रिपोर्टिंग या रिपोर्ट करने का जो कहते हैं एक तरीके से, उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं बातचीत में, उसमें कुछ चेंज देखने को मिला है। जैसे कि चोक पॉइंट्स बार बार यूज़ हो रहा है, सी लेन्स के बारे में बार बार बात हो रही है। चोक पॉइंट समझ रहे हो ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोन में जो चोक पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर लेकर बातचीत हो रही है ना। अदर सिस्टम, इसी तरीके के और भी टर्म है। हैड बीन डैश टू प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, जो कि प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन से जुड़े हुए थे, एंड नेवल स्टाफ कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। मतलब जो ये वर्ड मिलिट्री एजुकेशन या फिर नेवल स्टाफ कॉलेजेस में यूज होते थे, आजकल वो रिपोर्टिंग में भी दिख रहे हैं। दे नाउ डैश इन बिजनेस बुलेटिन एंड प्राइम टाइम पैनल्स, मतलब जो आजकल हेडलाइंस में भी दिख रहे हैं ये सब वर्ड, और जो प्राइम टाइम पैनल्स होते हैं, जो शोज होते हैं टीवी चैनल्स में, उसमें भी दिख रहे हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शैटर्ड बाई इजरायली एंड यूएस स्ट्राइक्स इन फरवरी। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बंद कर दिया गया था इजरायली और यूएस स्ट्राइक्स द्वारा फरवरी को, एंड द हाउदी ब्लॉकेड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया डिक्लेयर्ड ऑन जुलाई 20। और जो हाउदी ग्रुप था उसने सऊदी अरेबिया के जो उसका नेविगेशन पाथ था उसको भी शट डाउन कर दिया, उसको भी बंद कर दिया 20 जुलाई को। हैव डन वॉट डिकेड्स ऑफ नेवल कमेंट्री कुडेंट। कह रहा है कि इन सब घटनाओं ने वो करके दिखा दिया जो कि नेवल कमेंट्री होती है, जो कि काफ़ी दशकों से होते आई है, वो जो नहीं कर पाए वो इस चीज़ ने कर दिया। दे हैव मेड द ओशंस चेक चोक पॉइंट्स अ मैटर ऑफ आर्म चेयर कमेंट्री एंड अ कॉफ़ी टेबल चैट्स। कह रहा है कि इन युद्ध ने ये जो क्या कहते हैं हमले लगातार हो रहे हैं, इन्होंने ये जो चोक पॉइंट जैसे शब्द हैं इसको एकदम एक ऐसी नॉर्मल कमेंट्री में बना दिया है कि लोग आजकल नॉर्मल बात करते हैं। मतलब कितनी बार तो हम ही लोग ने पैसेज पढ़ लिया होगा ना, कि जो कभी शायद ना हुआ हो, आज से जब अटैक नहीं हुआ था तो हम लोगों ने शायद ही कभी सुन रखा हो। चोक पॉइंट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, है ना, सी लेन्स हो गई, यहाँ से जहाज जा रहा है, मगर हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। ऐसी तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी ये बहुत आम बात हो गई है। देर इज अ क्वाइट आयरनी इन दिस। कह रहा है कि इसमें एक विडंबना है। द वोकैबलरी द वर्ड इज ओनली नाउ एक्वायरिंग वॉज रिटन डैश इंडियन नेवल स्ट्रेटजिक लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मतलब शब्दावली, किसी भी चीज़ की शब्दावली। मान लो आप किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो तो उससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं सम डिकेड्स अगो। तो कह रहा है कि ये जो वोकैबलरी जो आज की दुनिया यूज़ कर रही है वो काफ़ी समय पहले ही इंडियन नेवल स्ट्रेटजिक शब्दावली में इसका यूज़ किया गया, इसको मिलाया गया था इन द प्लेनेस्ट पॉसिबल टर्म, और काफ़ी ज़्यादा क्लियरली इसको समझाया भी गया था। इन 2007 में द इंडियन नेवी पब्लिश्ड एन अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मतलब ये एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट फाइल्स नहीं होती हैं। तो कह रहा है कि जो इंडियन नेवी था उसने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसका नाम था फ्रीडम टू यूज़ द सीज इंडियाज मैरीटाइम मिलिट्री स्ट्रेटजी। इट्स फाउंडिंग डैश इज द फ्रीडम टू यूज द सीज फॉर आर नेशनल पर्पजेज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। और इसका जो प्रिंसिपल था, मुख्य आधार था इस डॉक्यूमेंट का, वो ये था कि हम किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी स्थिति में अपने सीज का फ्री तरीके से यूज़ कर पाएँ अपने नेशनल पर्पज़ के लिए, अपने नेशनल काम के लिए। दैट वॉज नॉट अ स्लोगन रीचिंग फॉर इफेक्ट। कह रहा है कि ये कोई स्लोगन नहीं था, इट वॉज द डॉक्ट्राइन। ये एक तरीके से प्रिंसिपल था, डॉक्ट्राइन था, ये हमारा मुख्य, ये कह सकते हो मुख्य प्रिंसिपल था जिसके ऊपर हमें काम करना था।
रिटर्न नियरली 2 डिकेड्स अगो, जो कि 20 साल पहले लिखा जा चुका है, बिफोर हॉर्मुज मेड द फ्रेज पॉपुलर, इस हॉर्मुज के पॉपुलर होने से पहले। कन्फाइंड का यहाँ पे हमें सिनोनिम बताया ना, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड है ना, एक जगह बस कन्फाइंड होना, एक ही जगह। तो रिस्ट्रिक्टेड तो दिखा है, लिबरेटेड मतलब आज़ाद करना, एक्सपेंडेड मतलब बढ़ा देना, स्कैटर्ड मतलब फैला देना। तो ये क्या हो जाएगा, फैला क्या मतलब फैली हुई चीज़, तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, आसान है ये तो। दे नाउ डैश इन बिजनेस बुलेटिन्स, मतलब ये जो जार्गन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये अब बुलेटिन्स में भी दिख रहे हैं, प्राइम टाइम पैनल्स में भी दिख रहे हैं। तो दे क्या भैया, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब चाहिए, अपीयर्स तो होगा नहीं, अपीयरिंग यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए नहीं, अपीयर पास्ट टेंस नहीं है, अपीयर, ठीक है। दे नाउ अपीयर इन बिजनेस बुलेटिन। There is a quite irony in this. The vocabulary the word is only now acquiring was written dash Indian Naval Strategic Lexicon. Onto का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, into का मतलब देखते हैं over भी किसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, across मतलब इधर से उधर जाना है ना, जैसे across the tunnel, तो ये नहीं होगा। तो into यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स थे वो इस इंडियन नेवल स्ट्रेटजिक लेक्सिकॉन में शामिल किए गए थे, into इंडियन नेवल स्ट्रेटजिक लेक्सिकॉन, इसलिए यहाँ पे into जो है वो मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे हमें अनक्लासिफाइड का एंटोनिम बताना है। अनक्लासिफाइड मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है ना, तो पब्लिक तो सिनोनिम हो गया, सीक्रेट ठीक है, एसेसिबल जो सबको प्राप्त हो सके, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शिता हो, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर। इट्स फाउंडिंग डैश प्रेमाइस इज, मतलब उसका उसका मूल्य क्या था, उसका फाउंडेशन क्या था उस डॉक्ट्राइन का। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड। आफ्टर मैथ नहीं, फाउंडेशन, हाँ प्रेमाइस का मतलब यहाँ पे फाउंडेशन है, कंक्लूजन, डिसेप्शन, तो बी हमारा करेक्ट आंसर। ये हमारा आज का पैराजम्बल, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ऑप्शन यहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 तो पढ़ना ही पड़ेगा। काम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसलिए ऑप्शन की मदद से करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 3, 1, 4, या तो 3 होगा या तो 1 होगा या तो 4 होगा। 3, 1, द नेशन हैज़ इंटर्ड इट्स 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा देश है वो अपना 80वां जो है इंडिपेंडेंस डे बना रहा है। यहाँ से लग रहा है स्टार्टिंग हो रही है, फिर भी चलो 1 को एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिया हैज़ सिंस, तब से ट्रेवर्स्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबा डिस्टेंस उसने तय किया है। नेविगेटिंग अ टर्बुलेंट कोर्स, ठीक है, तो ये तो नहीं रखेंगे अभी, 1 गया ऑप्शन। 4 को लिखते हैं, दिस इज व्हेन अ सब्जेक्ट, कह रहा है कि ये तब जब एक सब्जेक्ट नेशन मतलब भारत की बात कर रहा है, रोज टू फ्रीडम, जब वो आज़ादी उसने पाई, टू एम्बार्क अपॉन इट्स ट्रायल्स विद डेस्टिनी, अपने भाग्य से उसका मिलन हुआ, एंड फाउंड इट्स सोल इन द प्रॉमिस फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल लॉन्ग ऑप्टेज, और जो लोग बहुत दिनों से जिनके ऊपर दबाव था बाहरी आक्रमणकर्ताओं का, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो गए कोई और हो गया, तो उसने एक तरीके से लोगों को फिर उससे बाद फ्रीडम मिली, लोगों को उसका सम्मान मिला, ठीक है। तो ये कब हुआ होगा, जब हमको आज़ादी मिल गई होगी। तो क्या हम ये पहला सेंटेंस रख सकते हैं, अभी तो नहीं रख सकते, 4 को भी हटा सकते हैं। इसका मतलब 3 से स्टार्ट करना सही होगा, 3 के बाद 4 हमारा पहला सेंटेंस होगा या तो फिर 1 होगा। द नेशन हैज़ एंटर्ड इट्स 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब पूरा पढ़ लेते हैं। दिस इज एन ओकेजन व्हेन ऑल इंडियन, ये वो समय है जब सारे भारतीय राइजिंग अबव देयर डिफरेंस, अपने बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर, विल ज्वाइन टुगेदर इन पेइंग होमेज, वो एक साथ रेस्पेक्ट देंगे टू देयर फ्रीडम फाइटर्स, अपने फ्रीडम फाइटर्स को, हुज एंडलेस एक्सर्शन एंड सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने लगातार एक तरीके से संघर्ष करके, सेक्रीफाइसेस करके, डिलीवर्ड द पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब 4 कह रहा है, दिस इज व्हेन अ सब्जेक्ट नेशन रोज टू फ्रीडम टू एम्बार्क अपॉन इट्स ट्रायल्स विद डेस्टिनी एंड फाउंड इट्स सोल इन द प्रॉमिस्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, कह रहा है कि ये तभी था, ये तब फिर जब जो नेशन को हमारे फ्रीडम मिली, जो लोग बहुत समय से जिनके ऊपर दबाव बनाया गया था, है ना, वो दबाव हटा, फ्रीडम मिली हमें, सब कुछ हुआ। तो 4 ठीक लग रहा है। 1 को देख लेते हैं, इंडिया हैज़ सिंस, तब से। अब देखो यहाँ पे जब हमको आज़ादी मिल गई, उसके बाद हम ये कर सकते हैं ना कि तब से भारत ने बहुत लंबा डिस्टेंस तय किया, बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया अपने इतिहास में। मैनेजिंग रिलीजियस कास्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैज़ ऑल्सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब बहुत सी रिलीजियस हमारे यहाँ दिक्कतें आई, कास्ट को लेकर परेशानियाँ आई, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ हुई, और साथ ही साथ आर्थिक समस्याएं भी देखने को मिली। इंडिया हैज़ सफर्ड वॉर्स, इंडिया ने वॉर भी झेला, टेररिज्म भी झेला, फेमाइन भुखमरी भी झेली, और पैंडेमिक भी झेला तब से।
पूरे एक लंबी जर्नी की बात हो रही है। एंड लेकिन आज टुडे इट कैन जस्टली प्राइड इटसेल्फ इन इट्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल अकम्पलिशमेंट्स, कि आज भारत अपने ऊपर जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल उसने एडवांसमेंट दिखाई है, अकम्पलिशमेंट मतलब बहुत ही जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, उसको प्राप्त किया है, उसके ऊपर वो गर्व महसूस कर सकता है। ये डिफेंस एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हो गया, रोबस्ट इकोनॉमी हो गया, लीडरशिप रोल हो गया, जिसमें दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। तो हम 2 को कंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 के बाद हम 4 ले सकते हैं, और उसके बाद 1, और उसके बाद 2। तो 3 4 1 2। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।